यूजीसी नेट पेपर 1। अब सबसे पहले पढ़ेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में। हम डिस्कस करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में। टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या क्या है। सबसे पहले इसके अंदर की टीचिंग बिहेवियर। टीचिंग बिहेवियर मतलब मेन टीचिंग बिहेवियर क्या क्या होते हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है एंगेजमेंट ऑफ स्टूडेंट इन द लर्निंग प्रोसेस। सबसे पहले स्टूडेंट को हमें लर्निंग प्रोसेस के अंदर एंगेज उसको डालना है, लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट करना है किसी भी स्टूडेंट के साथ। फिर है प्रमोटिंग लो एरर रेट, contributive and increasing level of student self esteem and positive attitude। तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रमोटिंग लो एरर रेट मतलब उसकी एरर को कम करना पड़ेगा, उसके एरर रेट को लो करना पड़ेगा ताकि हाई सक्सेस हमें मिल सके। और कॉन्ट्रीब्यूटिव टू इंक्रीज लेवल ऑफ स्टूडेंट, हमें स्टूडेंट के लेवल को इंक्रीज करना है। टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर क्या करना है, स्टूडेंट के लेवल को इंक्रीज करना है। सेल्फ एस्टीम मतलब उसको अपने वजूद का एहसास करा करके, उस स्टूडेंट को उसकी क्वालिटी का एहसास करा के उसके अंदर क्या क्वालिटी है, वो क्या चीज़ कर सकता है। तो सेल्फ एस्टीम उसके बारे में उसको एहसास दिलाना है, उसकी पावर के बारे में, उसकी मेमोरी के बारे में उसको एहसास दिलाना है, उसको रियलाइज कराना है और उसके एटीट्यूड को पॉजिटिव एटीट्यूड में चेंज करना है। किसी भी स्टूडेंट के एटीट्यूड को पॉजिटिव एटीट्यूड में चेंज करना। मतलब स्टूडेंट को अगर पढ़ा रहे तो उसको ये समझाओ कि दिस इज नॉट अ टफ थिंग, ये मुश्किल चीज़ नहीं है, ये बहुत आसान है, यू कैन डू। वन टाइम नहीं, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम नहीं, बट यू कैन डू, इट इज़ ईजी। तो अगर हम उसको समझाएंगे, उसका एटीट्यूड को पॉजिटिव करेंगे तो हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। थर्ड है एक्सप्लेनिंग कंसेप्ट इन अ लॉजिकल स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंटेशन। किसी भी कंसेप्ट को अगर हमें एक्सप्लेन करना है, उसको समझाना है तो स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करना है। एक प्रेजेंटेशन बनानी है स्टेप बाय स्टेप, स्टार्ट से बेस, सबसे पहले बेसिक कवर करना है, फिर उसका लेवल धीरे धीरे इंक्रीज करना है। सबसे पहले बेसिक कवर करके धीरे धीरे लेवल इंक्रीज करेंगे तो उसके अंदर क्या होगा, कॉन्फिडेंस भी आएगा और वो उसको आसानी से सीख भी पाएगा। किसी भी कंसेप्ट को हमें एक लॉजिकल वे में स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करना चाहिए, ठीक है। ये एक टीचिंग बिहेवियर है। फिर है डायरेक्ट ऑडिबल एंड ओरल डिलीवरी टू ऑल स्टूडेंट। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बोलकर क्या करते हैं, स्टूडेंट को पढ़ने में बड़ा आलस आता है, कई स्टूडेंट पढ़ने में आलसी होते हैं, उनको सुनाना चाहिए, उनको ऑडिबल्स देने चाहिए ताकि वो सुन सकें उसको। वो चाहे उसको ध्यान से भी नहीं सुन रहे, लेकिन जब 10 बार सुनेंगे ना तो उसका कम से कम 50% उनको आ जाएगा। और एक बार जब इंटरेस्ट क्रिएट होगा तो अपने आप सुनना शुरू करेंगे तो फिर पढ़ना भी शुरू करेंगे। तो डायरेक्ट ऑडिबल ऑरल डिलीवरीज टू ऑल स्टूडेंट, सब तक हमें सुनाना है, उनको पढ़ के बताना है, उनको खुद रीड करने की बजाय उनको पढ़ के बताना है, ठीक है। फिफ्थ है वेरिंग मोड्स ऑफ प्रेजेंटेशन। और हर बार अपने मोड ऑफ प्रेजेंटेशन को चेंज करना, कुछ अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करनी है। अगर हम सेम वे में स्टूडेंट को पढ़ाते चले जाएंगे तो हो सकता है वो बोर हो रहा हो, उसको मतलब वो उस चीज़ पर तो ध्यान देगा नहीं। तो कुछ अलग अलग तरीके से उसको एक्सप्लेन करना चाहिए, इनोवेटिव वेज निकालने चाहिए, कुछ उनके जो मोड्स हैं उनको चेंज करना चाहिए। सिक्स्थ है प्रिवेंटिंग मिस बिहेवियर विद अ मिनिमम ऑफ क्लास डिस्ट्रप्शन। मतलब प्रिवेंटिंग मिस बिहेवियर विद अ मिनिमम ऑफ क्लास डिस्ट्रप्शन मतलब क्लास में कम से कम डिस्टर्बेंस होनी चाहिए। मतलब डिस्ट्रप्शन जितनी ज़्यादा होगी बच्चों का मिसबिहेव उतना ज़्यादा होगा। अगर क्लास सीरियस चल रही है तो कोई बच्चा डिस्टर्ब नहीं करेगा, लेकिन बार बार क्लास रुक रही है तो बच्चे मिसबिहेव करना शुरू कर जाते हैं, तो वो उसको कम करना चाहिए उस चीज़ को। फिर है लेसन क्लैरिटी विच इम्प्लाई मेकिंग आइडिया क्लियर टू द लर्नर। जो भी तुम पढ़ा रहे हो तो सबसे पहले उसके बारे में, लेसन के बारे में उनको क्लैरिटी होनी चाहिए कि वो किस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, उनको क्या सीखने को मिलेगा, वो क्या सीखेंगे इस चीज़ से। तो वो क्लैरिटी होनी चाहिए, आइडियाज़ क्लियर होने चाहिए, ठीक है, किसी भी लर्नर के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है टीचर टास्क ओरिएंटेड विद अ फोकस ऑन आउटकम ऑफ द यूनिट क्लियरली डिफाइंड। मतलब टीचर को जो है ना टास्क ओरिएंटेशन होना चाहिए, ओरिएंटेड होना चाहिए। मतलब क्या काम दे रहा है उस काम के अकॉर्डिंग उसको काम कराना चाहिए। मतलब उसको पता होना चाहिए कि उसे आउटकम क्या चाहिए, एक टीचर को क्या आउटकम चाहिए, बच्चे से क्या आउटकम निकालना चाह रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए। तो उसी के अकॉर्डिंगली उसको ट्रेन करना, उसी के अकॉर्डिंगली उसको पढ़ाना है, उसी के अकॉर्डिंग अपने प्रोसेस को अडेप्ट करना है। नाइन्थ है एंगेजमेंट इन लर्निंग प्रोसेस विच इम्प्लाई द अमाउंट ऑफ टाइम स्टूडेंट डिवोट टू लर्निंग। हमें लर्निंग प्रोसेस में एक बच्चे को एंगेज करना है तो हमें उसको ये बताना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा कि उसको एक लर्निंग के लिए कितना टाइम उसे देना पड़ेगा। अगर किसी चीज़ को सीखना चाहता है तो कितने टाइम में वो सीख पाएगा उसको। हर स्टूडेंट के लिए सेम टाइम नहीं हो सकता, किसी को 1 घंटे में समझ में आएगा, किसी को 2 में आएगा, किसी को 3 में आएगा। तो उसको जो भी है अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट हमें उसको बताना पड़ेगा उसे कितना अमाउंट ऑफ टाइम चाहिए इस चीज़ को सीखने के लिए, ठीक है। 10th है इंस्ट्रक्शनल वेराइटी। इंस्ट्रक्शंस में वेराइटी होनी चाहिए, मतलब जो भी इंस्ट्रक्शंस हम दे रहे हैं अलग अलग तरीके से इंस्ट्रक्शंस दी जानी चाहिए। अगर एक तरीके से बच्चे को नहीं समझ आ रहा तो उसको मेथड को चेंज करो।
ठीक है। फिर है इसके अंदर कंपिटेंसीज ऑफ इफेक्टिव टीचर विच रिलेट टू द डोमेन ऑफ पर्सनैलिटी एटीट्यूड। कॉम्पिटेंसी ऑफ एन इफेक्टिव टीचर, मतलब एक इफेक्टिव टीचर बनने के लिए कंपिटेंसीज मतलब क्या उसकी क्वालिटी होनी चाहिए, विद रिलेट टू द डोमेन ऑफ पर्सनैलिटी एंड एटीट्यूड, मतलब उसके पर्सनैलिटी और एटीट्यूड के अकॉर्डिंग एक इफेक्टिव टीचर कैसा होगा। ठीक है, तो इसके अंदर 3 पॉइंट आते हैं। लोकस ऑफ कंट्रोल, उसके अंदर कितना कंट्रोल है। सेल्फ एफिकेसी, सेल्फ एफिशिएंसी कितनी है। टीचर एंथोसियाज्म, उसके अंदर टीचर मतलब एक टीचर बनने के कितने गुण है। एंथोसियाज्म मतलब कितने गुण है, कितनी क्वालिटीज उसके पास है कि वो टीचर बन एक अच्छा टीचर साबित हो सकता है। फिर है फैक्टर दैट डू नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू इफेक्टिवनेस ऑफ द टीचिंग, मतलब ऐसे फैक्टर जो कि टीचिंग की इफेक्टिवनेस को इफेक्ट नहीं करते, वो कौन कौन से हैं। सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ टीचर, कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस बैकग्राउंड का टीचर है, उससे उसके टीचिंग इफेक्टिवनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टीचर स्किल इन प्लीजिंग द स्टूडेंट, मतलब एक स्टूडेंट को प्लीज मतलब खुश, एक टीचर का काम किसी स्टूडेंट को खुश करना नहीं है, तो इससे उसकी इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका कैसा बिहेवियर बच्चों के साथ। टीचर्स पर्सनल कॉन्टैक्ट विद स्टूडेंट, मतलब किसी भी स्टूडेंट को सिखाने के लिए टीचर का उसके साथ पर्सनल कॉन्टैक्ट होना भी जरूरी नहीं है। ठीक है। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द फैमिली टू विच लर्नर बिलोंग, और जो स्टूडेंट है उसका भी सोशल बैकग्राउंड कुछ मायने नहीं रखता टीचिंग इफेक्टिवनेस के अंदर। ठीक है। कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ द स्टूडेंट, उसका कल्चरल बैकग्राउंड भी, स्टूडेंट का कल्चरल बैकग्राउंड भी इफेक्ट नहीं करता टीचिंग को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो इफेक्ट नहीं करती हैं। फिर है हेल्पिंग बिहेवियर ऑफ बिकमिंग एन इफेक्टिव टीचर, एक इफेक्टिव टीचर बनने के लिए कैसा बिहेवियर हेल्प करता है। सबसे पहले स्ट्रक्चरिंग यूजिंग स्टूडेंट आइडियाज, प्रॉबिंग, क्वेश्चनिंग, मतलब सबसे पहले तो जिस भी चीज़ को पढ़ा रहे हो उसका एक स्ट्रक्चर प्रॉपर होना चाहिए। दूसरा, जितना हो सके स्टूडेंट्स के आइडिया को फॉलो करो, स्टूडेंट के आइडियाज़ को यूज़ करना चाहिए। ठीक है, और क्वेश्चनिंग, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछने चाहिए। फिर प्रॉबिंग है। ठीक है, प्रॉबिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ का डेमो देना। ठीक है, डेमो देकर, और फिर उसके बाद क्या होता है क्वेश्चनिंग, उससे क्वेश्चंस किस किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने चाहिए। जो भी तुम सब्जेक्ट ले रहे हो सब्जेक्ट से बारे में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बस स्टूडेंट से करो ताकि उसको उतनी ही नॉलेज होगी उसकी। ठीक है। बिहेवियरल कॉम्पिटेंसीज इन एन इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर, मतलब उसका बिहेवियर कॉम्पिटेंसीज, मतलब उसके बिहेवियर कितना अच्छा बिहेवियर, कैसा बिहेवियर है, वो एक इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर को कैसे इफेक्ट करता है। सबसे पहले प्लानिंग एंड टीचिंग, पढ़ाने से पहले प्लान करना चाहिए कि क्या पढ़ाना है, खुद नोट्स तैयार करने चाहिए टीचर को, टीचर खुद के नोट्स बनाएगा, उसके बाद टीच करेगा, प्लान करके टीच करेगा तो अच्छी उसका जो टीचिंग बिहेवियर वो ज़्यादा गुड साउंड करेगा। मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग, फिर जब पढ़ाना है तो उसके बाद बच्चों को मैनेज करना है, उसको जो भी हमने अपना एक टारगेट बना लिया कि हमें कोर्स इतने दिन में खत्म करना है, तो उसको मैनेज करना है, मतलब हर रोज 3 घंटे पढ़ाना, मतलब 3 घंटे पढ़ाना है तभी वो मैनेज हो सकता है। और मॉनिटरिंग का मतलब उसको चेक करना कि जो हमने पढ़ाया है वो सही से डिलीवर हुआ है या नहीं हुआ है, दैट इज मॉनिटरिंग। ठीक है। इवैल्यूएटिंग एंड प्रोवाइडिंग फीडबैक, अब इवैल्यूएटिंग का मतलब टेस्ट लेना, पढ़ा दिया तो उसके बाद टेस्ट लेना जरूरी है, दैट इज इवैल्यूएटिंग। और उसके बाद इवैल्यूएट करने, जब टेस्ट ले लिया तो उसके बाद उसको मार्क्स देने, उनको फीडबैक देना है कि उसमें जो भी पढ़ाया है उसका क्या रिजल्ट आया है, बच्चों को कितना उससे सीखने को मिला है, कितना सिखाया है। ठीक है। अब इसके अंदर इवैल्यूएशन के बारे में दे रखा है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है, समेटिव इवैल्यूएशन, मतलब इवैल्यूएट कैसे करें, बच्चों को किस तरह से इवैल्यूएट किया जाता है, जो भी हमने पढ़ाया है उसको हम किस तरीके से इवैल्यूएट करते हैं। किसी भी स्कूल में क्या होता है, क्लासेस होती है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, उसमें 4-5 सेमेस्टर होते हैं, 3 सेमेस्टर होते हैं, मतलब 3 बार पेपर है। फर्स्ट पहले यही होता था, 3 बार पेपर होते, तब तो यूनिट टेस्ट वगैरह बहुत सारी चीजें चेंज कर दी, मतलब इवैल्यूएशन का मेथड चेंज होता रहता है। ठीक है, तो उससे पता चलता है कि बच्चा क्या प्रोग्रेस कर रहा है, तो उसी के बेसिस पे उसे आगे बढ़ाया जाता है। जो बच्चा फेल हो जाता है उसको वापस उसी क्लास में रखा जाता है, तो वो होता है इवैल्यूएशन। तो इसमें 3 तरीके, इसमें कुछ तरीके के इवैल्यूएशंस दे रखे हैं। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है, समेटिव इवैल्यूएशन है, नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग है, फिर क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग है। अब इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है। आइडेंटिफाई स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, इससे क्या होता है, स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के अंदर। मोड ऑफ असेसमेंट, द पोटेंशियल फॉर इंक्रीजिंग इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज ऑप्टिमम, मतलब इसमें बेसिक मोटिवेशन को बढ़ा सकते हैं। अगर मोड ऑफ असेसमेंट हमारे पास है वो इतना पोटेंशियल, मतलब उसमें कारगर सिद्ध होता है बेसिक मोटिवेशन के लिए, बच्चों के बेसिक मोटिवेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के अंडर आता है ये। इवैल्यूएशन इज कंडक्टेड ड्यूरिंग टीचिंग, इवैल्यूएशन को हम टीचिंग के दौरान भी कंडक्ट कर सकते हैं। मतलब मान लो क्लास ले रहे हैं तो क्लास में उसी टाइम क्लास ली, उसी टाइम बच्चों से 3 क्वेश्चन कर लिए, उन्होंने सही जवाब दिया, इसका मतलब असेसमेंट हो गई,
इवैल्यूएशन कर ली तुमने, हाँ बच्चों को आ गया, ठीक है। तो वो था इवैल्यूएशन इज कंडक्टिंग ड्यूरिंग द टीचिंग, टीचिंग के दौरान भी इवैल्यूएशन किया जा सकता है। कंडक्टिंग क्विज सेशन, क्विज सेशन ले सकते हैं, मतलब एक चैप्टर पढ़ा दिया उसके बाद क्विज कर ली, टीम्स में डिवाइड कर दिया, कौन कितने सवालों का आंसर देगा, बजर दे दिया, कुछ भी दे दिया, हैंड रेस करो या बजर दबाओ, जिसको आंसर आता है वो बताओ। तो क्विज से क्या होता है, एक इंटरेस्ट पैदा होता है। तो ये भी एक असेसमेंट का तरीका है, ठीक है, असेसमेंट का ही तरीका है ये। फॉर्मेटिव एवोल्यूशन के अंदर आता है, इवेल्युएट करने के लिए हम क्विज सेशन लगा सकते हैं। प्रोवाइडिंग फीडबैक बाय टीचिंग, हम पढ़ाते टाइम भी फीडबैक दे सकते हैं। फीडबैक कैसे, मतलब कोई, जैसे मैंने बताया कि पढ़ाते टाइम हम क्वेश्चंस पूछेंगे, बच्चों ने क्वेश्चंस का आंसर सही दिया या किसने नहीं दिया, तो हम अपना फीडबैक दे सकते हैं कि हाँ ये बच्चे को समझ में आया, ये बच्चे को समझ में नहीं आया, तो दैट इज फीडबैक। पढ़ाने के दौरान उनको फीडबैक प्रोवाइड किया जा सकता है। एनकरेजिंग स्टूडेंट रिफ्लेक्ट मोर, बच्चों को एनकरेज करना ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हो उसके अंदर, रिफ्लेक्ट करे, अपने आप को प्रेजेंट करे। क्या कई बार क्या होता है ना, जोश आता है बच्चों के अंदर, क्लास चल रही होती है, क्वेश्चन हाँ उसने जवाब दिया, इस बार मैं दूंगा, तो ये जोश आता है। तो इससे क्या होता है, बच्चे एनकरेज होते हैं, स्टूडेंट्स एनकरेज होते हैं इससे, ठीक है। ये फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का पार्ट है, ठीक है। मॉनिटर स्टूडेंट लर्निंग टू प्रोवाइड ऑन गोइंग फीडबैक, बच्चों को मॉनिटर करना, मतलब जो लर्निंग प्रोसेस चल रहा है, फीडबैक के जरिए हम उसको मॉनिटर कर सकते हैं, उनको कंट्रोल कर सकते हैं फीडबैक दे करके, ठीक है। फिर आता समेटिव इवैल्यूएशन, ये तो था फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, जो क्लास के दौरान भी हो सकता है, क्विज के जरिए हो सकता है, बच्चों को उससे मॉनिटर कर सकते हैं, बच्चों को एनकरेज कर सकते हैं, दैट इज, ये सारे पार्ट थे फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के। इसके बाद है समेटिव इवैल्यूएशन। समेटिव इवैल्यूएशन के अंदर क्या होता है, जजिंग लर्निंग स्टैंडर्ड्स, उनके लर्निंग स्टैंडर्ड को जज करना, ठीक है। असेसमेंट इज कंडक्टेड पीरियोडिकली विद एन आई ऑन स्टैंडर्ड, मतलब जैसे पीरियोडिकली जो हमारे यूनिट टेस्ट वगैरह होते हैं, उसके जरिए बच्चों को इवेल्युएट करना कि हाँ कि इस बच्चे के इतने मार्क्स है, इतनी परसेंटेज है, परसेंटेज के हिसाब से बच्चों को डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। तो वो जैसे नॉर्मल स्कूलों में यूनिट टेस्ट वगैरह होते हैं, वो होता है पीरियोडिक, ठीक है। फिर आता है नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग। नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग क्या होता है, इसके अंदर होता है कंपेयरिंग द स्टूडेंट परफॉर्मेंस विद दैट ऑफ अदर्स। यहाँ पर एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को दूसरे स्टूडेंट के परफॉर्मेंस से कंपेयर किया जाता है। यहाँ पर ग्रेडिंग सिस्टम आ जाता है, A+, A, B+C, इस तरीके से ग्रेडिंग सिस्टम चला जाता है। यहाँ पर क्या होता है, स्टूडेंट को एक दूसरे के साथ कंपेयर किया जाता है। सेकेंड है कवरिंग अ लार्ज डोमेन ऑफ लर्निंग टास्क विद जस्ट अ फ्यू आइटम मेजरिंग स्पेसिफिक टास्क। इसमें क्या होता है, जितने भी लर्निंग टास्क है उसको लार्ज लेवल पर, मतलब पूरे कोर्स को ही कवर किया जाता है। इसके अंदर मेनली पूरे कोर्स को कवर कर दिया जाता है विद मेजरिंग स्पेसिफिक टास्क, मतलब अब पूरा कोर्स है, उसमें से हम 20 क्वेश्चन दे रहे हैं पूरे कोर्स में से, मतलब उसमें से हम कुछ एक स्पेसिफिक टास्क दे दिया, उसमें बच्चों ने क्या परफॉर्म किया उसके अकॉर्डिंगली हम उनको जज कर दिया, ठीक है, कंपेयर कर दिया। थर्ड है एम्फसाइजिंग डिस्क्रिमिनेशन अमंग इंडिविजुअल इन टर्म ऑफ रिलेटिव लेवल ऑफ लर्निंग। अब इसके अंदर क्या आता है, इंडिविजुअल्स के अंदर मतलब भेदभाव हो जाता है, मतलब उसके अंदर बच्चों के अंदर चीज आएगा, डिस्क्रिमिनेट की भावना आ जाती है। मतलब उसमें क्या होता है कि बच्चे, किसी को जो फर्स्ट आता है, एक बच्चा जो बिल्कुल लास्ट चला गया, तो वो दोनों एक दूसरे के को सही तरीके से देखते नहीं। जो बच्चा फर्स्ट आता है वो फेल वाले बच्चे को बिल्कुल गया गुजरा समझता है, तो उसके अंदर बच्चों के अंदर ये वाली फीलिंग्स आ जाती है, एम्फेसाइज करने लग जाती है। फिर है इंटरप्रिटेशन रिक्वायर अ क्लियरली डिफाइंड ग्रुप्स, तो इसके लिए एक इंटरप्रिटेशन चाहिए होता है ताकि हम एक ग्रुप को डिवाइड कर सके। फिर आता है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग में क्या होता है, इंडिकेटिंग स्टैंडर्ड ऑफ मास्टरी। इसके अंदर स्टैंडर्ड ऑफ मास्टरी मतलब कौन स्टूडेंट उस चीज़ में मास्टर हो गया है, एक क्राइटेरिया है। मतलब एक स्कॉलरशिप टाइप चीज़ें होती कि किन बच्चों को स्कॉलरशिप देनी चाहिए, किन बच्चों को आगे बढ़ना चाहिए। फिर है हमारे पास मेमोरी लेवल। स्टडी के ये टीचिंग के लेवल 4 लेवल ऑफ टीचिंग आते हैं। 4 लेवल ऑफ टीचिंग में सबसे पहले आता है ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल, दूसरा है मेमोरी लेवल, तीसरा अंडरस्टैंडिंग लेवल और चौथा है रिफ्लेक्टिव लेवल। और ये सीक्वेंस है इसका। इसमें हमारा क्या होता है, कॉलम बनाने होते हैं जिसमें क्वेश्चन आ जाता है कि इनको सीक्वेंस में लगाओ। तो पहला ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल, दूसरा है मेमोरी लेवल, मेमोरी लेवल के बाद अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग के बाद रिफ्लेक्टिव। सिंपल सी बात है, ऑटोनोमस मतलब बेसिक, ऑटोनोमस का मतलब होता है बेसिक, मतलब पहले बेस आना चाहिए। फिर मेमोरी लेवल पर बच्चे को उसका मेमोरी लेवल है कितना वो ग्रैब कर सकता है। उसके बाद उसका मेमोरी लेवल जितना है वो अंडरस्टैंडिंग लेवल कितना है, उसके बाद अंडरस्टैंड करेगा। तो मेमोरी लेवल होगा उसके अकॉर्डिंग अंडरस्टैंड करेगा और उसके बाद वो रिफ्लेक्ट करेगा, उसके बाद वो रिजल्ट देगा। तो इस तरीके से हम इसको सीक्वेंस को याद रख सकते हैं, ठीक है। 4 लेवल ऑफ टीचिंग में ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल, फिर मेमोरी लेवल, फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल और फिर रिफ्लेक्टिव लेवल। इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है।
4 लेवल ऑफ टीचिंग हो गया। पहला था ऑटोनोमस लेवल ऑफ ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल। इसके अंदर अफेक्ट्स एंड फीलिंग्स, बच्चा क्या फील करता है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, दैट इज ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल होता है। दूसरा आता है मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल दिया है हर्बर्ट ने, मेमोरी लेवल की जो डेफिनेशन दी है वो हर्बर्ट ने दी है। इसके अंदर आता है रिकॉल ऑफ फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन, लोअर लेवल लर्निंग आउटकम गेट फोकस्ड, organized of thoughts and ideas, systematic presentation to enable quick reproduction, mastery of concept, sequence of facts। क्या क्या चीजें होती है मेमोरी में? सबसे पहले रिकॉल ऑफ फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन, मतलब फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन कितनी जल्दी वो रिकॉल कर सकता है, लर्न कर सकता है, दैट इज मेमोरी लेवल। लोअर लेवल लर्निंग आउटकम गेट फोकस्ड, इसके अंदर लर्निंग का जो लोअर लेवल उस पर फोकस किया जाता है, मतलब स्टार्टिंग से नीचे से ऊपर जाना है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज, जो भी थॉट्स और आइडियाज है उनको ऑर्गेनाइज करके बच्चे के दिमाग में डालना, मेमोरी में डालना, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज, मतलब ये नहीं कि कुछ भी बोल दिया कभी भी बोल दिया, वो सब खिचड़ी बन जाएगी। ऑर्गेनाइज करना जरूरी है। मेमोरी अगर ऑर्गेनाइज वे में अगर याद रखा जाएगा तो मेमोरी लेवल बच्चे का अच्छा होगा, मतलब वो मेमोरी में जल्दी जाएगा। सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन टू एनेबल क्विक रिप्रोडक्शन, मतलब एक सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन देनी चाहिए ताकि वो आसानी से अपने माइंड में फिट कर सके, आसानी में उसको लर्न कर सके। रिप्रोडक्शन का मतलब यही है कि आसानी से अडेप्ट कर सके उस चीज़ को। फिर है मास्टरी ऑफ कंसेप्ट, सीक्वेंसिंग ऑफ फैक्ट्स, मतलब मेमोरी लेवल के अंदर ही आता है कि जो भी फैक्ट्स हैं उनकी सीक्वेंसिंग में मास्टरी होनी चाहिए, मतलब फैक्ट्स को हमें सीक्वेंस में लर्न करना है। जो भी फैक्ट्स हैं एक सीक्वेंस में लेके चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो एक प्रोसेस याद रहता है। किसी भी चीज़ का प्रोसेस होता है तो वो याद रहा, एक प्रोसेस होता है, ठीक है, किसी भी चीज़ का। फिर आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल। मेमोरी लेवल के बाद आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल दिया मॉरिसन ने, अंडरस्टैंडिंग लेवल जो दिया है मॉरिसन ने, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सीइंग ऑफ रिलेशनशिप अमंग फैक्ट एंड देयर एग्जांपल्स, मतलब जो भी हम फैक्ट बता रहे हैं और उसके एग्जांपल्स, उनके रिलेशनशिप कैसे हैं, मतलब हम जो फैक्ट बता रहे हो एग्जांपल भी उससे रिलेटेड होना चाहिए, उससे अलग एग्जांपल नहीं देना चाहिए, ठीक है। द स्टूडेंट रेंडर फैक्ट एंड इंफॉर्मेशन इन हिज और हर ओन वर्ड्स, मतलब जो भी फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट कर रहा है उसे अपने वर्ड्स में करना चाहिए। मतलब एक बुक ले ली मैंने, चलो पढ़ लिया सारा, फिर मैं उसको अपने वर्ड्स में अपने तरीके से मुझे लिखना चाहिए ताकि मुझे याद रह सके। मैं सेम अगर रट्टा मारने की कोशिश हो तो रट्टा नहीं मारा जा सकता, मुझे सिर्फ कंसेप्ट समझना है, बेसिक समझना है, उसको फिर अपने आप लिखना है, ठीक है। तो ये होता है एक अंडरस्टैंडिंग लेवल। समझ लिया उसके बाद एक्सप्लेन करो, सेम टू सेम वर्ड कॉपी नहीं किए जा सकते, ठीक है। स्टूडेंट गिव हिज और हर ओन एग्जाम्पल इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन अ पॉइंट, मतलब कोई पॉइंट को एक्सप्लेन करना है, उसने अंडरस्टैंड कर लिया तो वो खुद का एग्जाम्पल भी वहाँ डाल सकता है। जरूरी नहीं है जो एग्जाम्पल बुक में या टीचर ने बताया वही एग्जाम्पल वो देगा। अंडरस्टैंडिंग लेवल का मतलब क्या है, अगर उसे कंसेप्ट समझ आ गया तो वो खुद के अपने एग्जाम्पल्स भी दे सकता है, ठीक है। द स्टूडेंट इंटरप्रेट द मीनिंग इन वेरियस वेज, मतलब जो मीनिंग है उसको अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन कर सकता है। एक बुक में डेफिनेशन दे दी, उस डेफिनेशन को फॉलो ना करके अगर उसे कंसेप्ट समझ में आया तो अपने वर्ड्स में किसी भी तरीके से उसको एक्सप्लेन कर सकता है मीनिंग को, ठीक है। गिव लॉट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जांपल टू सपोर्ट हिज प्रेजेंटेशन इन द क्लासरूम, मतलब टीचर क्या कर सकता है, गिव लॉट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जांपल टू सपोर्ट, उसके प्रेजेंटेशन को सपोर्ट करने के लिए, क्लासरूम में उसकी प्रेजेंटेशन को सपोर्ट करने के लिए उसके लिए पॉजिटिव एग्जांपल्स भी टीचर्स दे सकते हैं और नेगेटिव भी। क्या होता है, कई बच्चे को मोटिवेट करने के लिए उसे पहले बताना पड़ता है कि तुम कितना कमज़ोर हो, तभी वो अपनी कमज़ोरी को एक्सेप्ट करेगा, तब आगे बढ़ेगा, तो दैट इज़ नेगेटिव एग्जाम्पल। वो नेगेटिव एग्जाम्पल हो गया। पॉजिटिव, उसको मोटिवेट करना और ज़्यादा मोटिवेट करना, ठीक है। तो अलग अलग तरीके के एग्जाम्पल्स से हम उसको मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर है कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ आइडियाज़ एंड फैक्ट, मतलब जो भी आइडिया और फैक्ट है उनको कंसेप्चुअलाइजेशन, मतलब कि कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ही समझाना चाहिए, ठीक है। फिर आता है रिफ्लेक्टिव लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल के बाद क्या आता है, रिफ्लेक्टिव लेवल, ये दिया था हंट ने। रिफ्लेक्टिव लेवल जो है हंट ने दिया। हेल्पिंग एक्सप्लोर एंड एक्सप्लेन प्रॉब्लम एंड देयर सॉल्यूशन बाय स्टूडेंट, सबसे पहले स्टूडेंट की प्रॉब्लम को एक्सप्लोर करना चाहिए कि उसकी प्रॉब्लम एक्चुअल में है क्या, फिर उसकी प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करो, ठीक है। हेल्पिंग एक्सप्लोर एंड एक्सप्लेन प्रॉब्लम एंड देयर सॉल्यूशन बाय स्टूडेंट, मतलब प्रॉब्लम को पहले ढूंढना है फिर एक्सप्लेन करना है, लेकिन वो एक्सप्लेन कौन करेगा, स्टूडेंट ही एक्सप्लेन करेगा, ठीक है। स्टूडेंट को पता होना चाहिए उसकी प्रॉब्लम एक्चुअल में है क्या, ठीक है। फिर है प्रॉब्लम रेजिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, शेयरिंग एंड केयरिंग बाय स्टूडेंट्स, मतलब प्रॉब्लम रेज भी करेंगे और उस प्रॉब्लम को सॉल्व भी स्टूडेंट के थ्रू ही करेंगे। मतलब उसमें स्टूडेंट्स को रिफ्लेक्ट करना होता है एक्चुअल में क्या उन्होंने सीखा है और क्या क्या दिक्कतें उन्हें आ रही है, उनको किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, तो टीचर उसकी हेल्प कर सकता है उसके अंदर, ठीक है। दैट इज रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ लर्निंग, ये हंट ने दिया है, ठीक है। अब इन द स्पेक्ट्रम ऑफ टीचिंग मेथड विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कॉल्ड डायलॉजिक, मतलब टीचिंग मेथड के अंडर
इन द स्पेक्ट्रम ऑफ टीचिंग मेथड के अंदर कौन सी चीज़ जो होती है उसको डायलॉजिक कहते हैं। सबसे पहले इसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। इसके अंदर क्या आता है, पहले आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, फिर इंटरेक्टिव प्रेजेंटेशन में प्रेजेंटेशंस होती है, फिर ट्यूटोरियल्स होती है इसके अंदर, ट्यूटोरियल्स के अंदर प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। प्रेजेंटेशन, फिर ग्रुप डिस्कशन, फिर उनके बारे में ग्रुप डिस्कशंस होती है, और फिर डायरेक्ट टीचिंग, इसके बाद आता है डायरेक्ट टीचिंग मेथड, डायरेक्ट पढ़ाना जाता है। तो ये होता है इन स्पेक्ट्रम ऑफ टीचिंग मेथड्स, किस चीज़ को हम डायलॉजिक कहते हैं, ठीक है। नॉन डायलॉजिक क्या होता है, नॉन डायलॉजिक के अंदर आता है डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, एक्सप्लेन करना, मतलब डिमॉन्स्ट्रेट मतलब किस तरह से हम उसको डिमॉन्स्ट्रेट करें, किस तरीके से हम बच्चों के सामने पेश कर रहे हैं। चॉक एंड टॉक मेथड मतलब बातें कर रहे हैं और लिखकर बच्चों को समझा रहे हैं, दैट इज चॉक एंड टॉक मेथड, ठीक है। टीम टीचिंग बेस्ड मेथड, टीम अपनी टीम के हिसाब से, मतलब क्या होता है 50 बच्चों की क्लास है, उसमें 10-10 बच्चों की ग्रुप बना दी, उसके ऊपर एक लीडर बना दिया, दैट इज टीम, ठीक है। तो उसको बोलते हैं टीम टीचिंग बेस्ड मेथड। फिर लैबोरेटरी वर्क, जहाँ पर प्रैक्टिकल्स वगैरह होते हैं। फिर डिमॉन्स्ट्रेशन मतलब उनको प्रेजेंटेशन वगैरह देना, डिमॉन्स्ट्रेशन होती है। इसके बाद प्रोजेक्ट वर्क, बच्चों को प्रोजेक्ट दे दिया जाता है, वो भी ग्रुप में डिवाइड करके बच्चों को प्रोजेक्ट दिया जाता है। एक्शन बेस्ड एंड अ पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट टीचिंग मेथड, तो ये सारे इनडायरेक्ट टीचिंग मेथड है, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर टीचिंग मेथड इज कॉन्ट्रीब्यूटिव टू डायरेक्ट लर्निंग और लर्नर सेंटर, मतलब जो टीचिंग मेथड्स हैं वो क्या कंट्रीब्यूट करते हैं डायरेक्ट लर्निंग के अंदर। इसके अंदर आता है सिमुलेशन एंड रोल प्लेइंग, क्या टीचर का क्या रोल क्या है इसके अंदर। पार्टिसिपेशन इन वर्कशॉप एंड असाइनमेंट्स, बच्चे जो है वर्कशॉप और असाइनमेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं। मॉक्स एंड हियरिटिक्स, मॉक्स मतलब मॉक टेस्ट, मतलब जो होता है ना मॉक, किसी चीज़ की रिहर्सल वगैरह करना, दैट इज मॉक्स, ठीक है। कोऑपरेटिव लर्निंग, कोऑपरेटिव मतलब अच्छे लेवल पर बच्चों को सिखाया जाता है। लैबोरेटरी बेस्ड प्रोजेक्ट, मतलब जो प्रोजेक्ट होते हैं लैबोरेटरी बेस्ड होते हैं, मतलब लैब के अंदर प्रैक्टिकल्स उनसे कराए जाते हैं। फिर पेयर शेयर डिस्कशन मतलब बच्चों के पेयर बनाकर उनके साथ नॉलेज को शेयर करते हैं, उनके साथ डिस्कस किया जाता है वो चीज़ें। फिर टीचिंग मेथड इज नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिव टू डायरेक्ट लर्निंग, अब उसमें क्या होता है टीम टीचिंग एंड लेक्चरिंग, लेक्चर विद और विदाउट यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एंड, मतलब ऐसे लेक्चर जो बिना यूज ऑडियो और विजुअल्स के बिना विदाउट यूज लेक्चर जो दिए जाते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होते हैं, ठीक है। टीम टीचिंग और लेक्चर, टीम टीचिंग मतलब जब टीम के अकॉर्डिंगली पढ़ाते तो वो भी इतना कॉन्ट्रीब्यूटिव नहीं होता, और इंटरेक्टिव प्रेजेंटेशन भी कॉन्ट्रीब्यूटिव नहीं है। तो ये तो ये है, इसके अंदर हम टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर हम सारा पढ़ेंगे, ठीक है।